हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वाई आई के एस का पहला जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ आई के एस, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 10 पॉइंट्स थे बच्चे, हम एक एक करके सारा डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ MEP 1835। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उससे पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम ये टॉपिक पढ़ पाएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि MEP क्या है। MEP इज़ व्हाट? मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी। कब आई थी बच्चों? 1835 में आई थी। इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं। बैकग्राउंड के लिए बच्चों ये देखो, मैं आपके लिए कंटेंट थोड़ा लिख कर लाई हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकते। दिस इज़ नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी बच्चों कब आई थी? 1835 में आई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी बिकॉज वो कहते हैं ना, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हमारे इंडिया पे यही से शुरू होता है। ठीक है, तो मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी 1835 स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिश, तो सबको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, राइट? ब्रिटिश गवर्नमेंट बच्चों कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में क्या ओपन किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों ओपन करी गई थी? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार किया जाए। व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था बच्चों? ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करो, राइट? यही तो कंसेप्ट था। तो इसको एजुकेशन से कुछ लेना देना ही नहीं था। एक समय के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि अब जो हम उस कंट्री से पैसा कमा रहे हैं, हमें कुछ पार्ट उस कंट्री को भी देना चाहिए। तो बच्चों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्या एक्ट था बच्चों? ये एक्ट का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। दिस इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ जहाँ बच्चों आज डेट पढ़ाई जा रही है, प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है ये सारी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बच्चों, इसमें एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 43। क्लॉज 43 में क्या कहा गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम इस कंट्री से ट्रेड करते हो, मुनाफा कमाते हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि 1 लाख रुपए, कितना बच्चों? 1 लाख रुपए प्रॉफिट का तुम क्या करोगे? एजुकेशन में खर्च करोगे। चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि जितनी भी आपको प्रॉफिट होती है सालाना 1 लाख रुपए आप साइड करोगे और इंडियन एजुकेशन में बच्चों खर्च करोगे। ठीक है, ये था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्या ऐसा हुआ नहीं हुआ, हम आगे जाके थोड़ा देखेंगे। ठीक है, अब बच्चों सवाल ये है कि एजुकेशन में खर्च करने के लिए तो कह दिया, ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, अब वो कंफ्यूजन में आ गए। क्या? कौन सी कंफ्यूजन? कि एजुकेशन तो है, बट कौन सी एजुकेशन की बात करें, कौन सी एजुकेशन में हमें पैसा खर्च करना चाहिए? तो अब सवाल ये आता है बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। क्या डाउट्स आने लगे, क्या कंफ्यूजन आने लगी कि जो एजुकेशन है वो कौन सी लैंग्वेज में दी जाए। ठीक है, अब लैंग्वेज की अगर बात करते हैं बच्चों, तो लैंग्वेज का मतलब क्या है? या तो वेस्टर्न लैंग्वेज में दी जाए, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाए, या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज हो सकती है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन ये आ रहा था कि एजुकेशन जो है वो कौन सी लैंग्वेज में दी जाए, या तो इंग्लिश में दी जाए या वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाए। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब बच्चों क्या होता है? जो लोकल लैंग्वेजेस हमारे भारत में यूज़ होती थी, जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गई, तो ये तमिल हो गई, ये सारी चीज़ें किसको बोलते हैं बच्चों? वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन अराइज हुए। एक है कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगी, और एक है कि किस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास 2 मुद्दे खड़े हो गए बच्चों कि एक है लैंग्वेज
दूसरा है टाइप। लैंग्वेज तो हमने डिस्कस कर लिया कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, या तो इंग्लिश होगी या वर्नाकुलर होगी। जब हम टाइप की बात करते हैं तो टाइप में क्या आता है, या तो वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर जो हमारे ट्रेडिशंस है, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है, या उसको बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों समझ में आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि चार्टर एक्ट 1813 में क्लॉज 43 में क्या कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हें 1 लाख रुपए साइड करने और एजुकेशन में खर्च करने। अब कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया ब्रिटिशर्स के पास कि भैया कौन सी एजुकेशन जो है वो कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए और किस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए। जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज कौन सी आ गई, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में करो या वर्नाकुलर में करो। और जब टाइप की हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है वेस्टर्न एजुकेशन या फिर ट्रेडिशनल एजुकेशन। अब बच्चों देखो, अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ना 2 ग्रुप्स बन गए। कितने ग्रुप्स बन गए? 2 ग्रुप्स बन गए। अब ग्रुप्स क्यों बन गए कि देखो, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जो भारत में एजुकेशन क्या है इंग्लिश में होनी चाहिए और वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करो। और दूसरा ग्रुप क्या कहता है कि नहीं, भारत में क्या होना चाहिए, ट्रेडिशनल एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए और भारतीय लैंग्वेज में उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये 2 जो ग्रुप बने थे बच्चों, इनमें आपस में हो गई टेंशन, इनमें आपस में झड़प हो गई। अब इनमें जब आपस में झड़प हुई तो ये हमारे 2 ग्रुप्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। कौन से 2 ग्रुप बने बच्चों? एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। अब मैम ये 2 ग्रुप कौन से हैं, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बच्चों जो एंग्लिसिस्ट थे ना, अगर एंग्लिसिस्ट की हम बात करते हैं, ये ग्रुप कहता था कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करो, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करो और इंग्लिश लैंग्वेज पे ध्यान दो। ये लोकल लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आओ। साइंटिफिक एजुकेशन, जो साइंटिफिक मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, वो सारी करिकुलम लेकर आओ। ये हमारा जो ट्रेडिशन है ये पुराना, इसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ओरिएंटलिस्ट क्या कहते हैं? ओरिएंटलिस्ट ग्रुप ऑफ पीपल क्या थे बच्चों? ये कहते थे कि नहीं नहीं, ट्रेडिशनल लेकर आओ, ट्रेडिशनल को आगे बढ़ाओ, ट्रेडिशनल एजुकेशन होनी चाहिए। और कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए? वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। अब ये आपस में लड़ने लग गए कि भैया ये लेकर आओ, ये कहता नहीं ये लेकर आओ। अब कहीं ना कहीं तो भैया मुद्दा शांति नहीं हो रहा था, अब क्या किया जाए? अब आपको क्या लगता है कि ओरिएंटलिस्ट बहुत अच्छे थे क्या, क्योंकि ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हैं, और वर्नाकुलर आप बोलोगे मैम ये तो बहुत अच्छे है, ये तो बेकार है। बट बच्चा ऐसा नहीं है। ये ओरिएंटलिस्ट क्या थे, इनके दिमाग में ये था कि अगर हम भारत में रहकर इसको प्रमोट करते गए कि नहीं इंग्लिश को बढ़ाओ, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाओ, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हम उसके ट्रेडिशन को ख़त्म कर रहे हैं, और फिर लास्टली हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इनको ये अपनी टेंशन थी, ये डरे हुए इंसान थे, इसी वजह से ये इसको फॉलो कर रहे थे, और इनका तो अलग ही था। इसीलिए लॉर्ड मैकॉले का नाम आप बहुत सुनोगे, आगे जाकर हम इन्हीं की पॉलिसी बच्चों पढ़ने वाले। लॉर्ड मैकॉले जो हैं इसके बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। तो बच्चों कहानी एक बार हम रिपीट कर लेते कि क्या थी। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ की थी बच्चों? इंग्लैंड की थी। उन्होंने सेटअप क्या करी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में सेटअप की थी। वो क्या करती थी? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करती थी और प्रॉफिट कमाती थी। एजुकेशन से कोई लेना देना था? नहीं लेना देना था। फिर ब्रिटिश को जब रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने एक एक्ट पास किया, दैट इज़ नोन एज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट क्लॉज नंबर 43 में क्या कहते हैं कि आपको ब्रिटिश कंपनी, आपको सालाना क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए साइड करने पड़ेंगे इंडियन एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए। ठीक है। अब जब प्रॉब्लम क्या आ गई कि एजुकेशन कौन सी हो, लैंग्वेज कौन सी हो, टाइप कौन सी हो। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और वर्नाकुलर, टाइप की बात करें तो वेस्टर्न और ट्रेडिशनल। ठीक है। अब क्या हो गया? 2 ग्रुप्स बन गए इन्हीं के थॉट के ऊपर। 2 ग्रुप्स कौन से बन गए बच्चों? एंग्लिसिस्ट बन गए, ओरिएंटलिस्ट बन गए। ओरिएंटलिस्ट कहते हैं कि नहीं ट्रेडिशनल और वर्नाकुलर होना चाहिए, और एंग्लिसिस्ट क्या बोलते हैं? वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। अब बच्चों झड़प तो बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं तो हमें कंक्लूजन में आना ही पड़ता है इन लोगों को भी। तो फिर क्या किया जाए?
उस समय के जो गवर्नर जनरल थे हमारे भारत के, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे बच्चों? 1928 से लेकर 1935 तक रहे। इन्होंने लॉर्ड थॉमस मैकॉले को बुलाया कि मैकॉले साहब आप आओ, यहाँ तो कन्फ्यूजन बढ़ता ही चला जा रहा है, कहीं ना कहीं मुद्दे पे आते हैं। तो इनको कहा गया कि आप अपना ओपिनियन दो कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, जो आप बोलोगे हम वही करेंगे। तो लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया बच्चों, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया इसमें अपना ओपिनियन लिखा कि वो क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, मतलब मैकॉलेज मिनट हम इसी को कहते हैं। ये बच्चों इन्होंने कब दिया था? 2 फरवरी 1835। दिस डेट इज वेरी 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 वेरी, जितने स्टार्स लगा लो उतने कम है, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना इसे। तो हमने देखा कि जब झड़प ज़्यादा हो गई तो बेंटिक ने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने थॉमस मैकॉले को बुलाया, बोला कि अपना ओपिनियन दो सर, जो आप बोलोगे वही हम करेंगे। तो लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसमें अपना ओपिनियन लिखा। बच्चों आओ ये ओपिनियन पढ़ते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओपिनियन। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहली चीज़ कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से कई ज़्यादा अच्छी है। आगे हम एक स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे जहाँ पर वो कहते हैं कि भारत की पूरी संस्कृति आप एक साइड ले लो, जितनी संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर में संस्कृत में लिखा हुआ पूरा लिटरेचर है भारत का, वो एक साइड ले लेते हैं। और अगर यूरोपियन की शेल्फ की बात करते हैं बच्चों, लाइब्रेरी में जो आपने एक शेल्फ देखी होगी ना जहाँ बुक्स रखी जाती है, वहाँ की एक शेल्फ और यहाँ की पूरी संस्कृति को उन्होंने कंपेयर किया है। फिर भी वो कहते हैं कि यूरोपियन की शेल्फ जो है ना वो ज़्यादा कीमती है हमारी भारतीय संस्कृति से, इतना नीचे गिरा रखा था बच्चों हमें। सेकेंड इन्होंने जो बात करी थी, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग ही टॉक्ड अबाउट इन डॉक्यूमेंट। सेकेंड ओपिनियन इन्होंने क्या दिया कि डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी लेकर आते हैं। बच्चों डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है? उनका कहना था, मैकॉले कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हें सबको नहीं पढ़ाना है, मास एजुकेशन नहीं करवानी कि हर एक भारतीय को पकड़ो और पढ़ाओ, नहीं, हमें कम से कम खर्चा करना है। तो बेटर है कि हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को पढ़ाएंगे, ठीक है, उनको उनकी जो थॉट प्रोसेस है हम वो वेस्टर्न के जैसी बना देंगे, और अगर वो चाहेंगे तो फिर वो नीचे और नीचे आप पास करते रहेंगे। इसको कहते हैं बच्चों डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थियोरी। डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी बच्चों क्या कहती है कि एक क्लास को पढ़ाया जाएगा, अपर क्लास को पढ़ा देते हैं, अगर अपर क्लास चाहेगी देखो ये क्या कहती है कि अपर क्लास को पढ़ाया जाए, अपर क्लास चाहेगी तो फिर मिडिल क्लास को पढ़ाएगी, फिर आगे ये लोअर क्लास तक पहुंच जाएगा। कहने का मुद्दा क्या है कि हम अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को पढ़ाएंगे, एक तो हमारा खर्च कम होगा और फिर वो धीरे धीरे एजुकेशन ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है। नेक्स्ट उन्होंने जो ओपिनियन रखा था बच्चों, ये था क्लास ऑफ इंडियन। इनका कहना था कि हम ऐसी क्लास ऑफ इंडियन बनाए जहाँ पर उनका जो कलर है, उनका जो रंग है, उनका जो ब्लड है वो तो भारतीय होना चाहिए, मतलब इंडियन ही होना चाहिए, बट उनकी जो सोच है, इंटेलेक्चुअल है, मॉरल वैल्यूज़ है, ये सारी चीज़ें, उनका रहन सहन, उठना बैठना सब किस तरह हो जाए, वेस्टर्न जैसा हो जाए। तो ये क्लास ऑफ पीपल वो रेडी करना चाहते थे। क्यों? ताकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनको काम आए। ठीक है बच्चों, ऑफिशियली अब फाइनली हम देखते हैं कि ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो जाता है 7 फरवरी को। ये बच्चों ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है और साइंटिफिक एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज ही हम अब आगे बढ़ाएंगे, बाकी जो मोड ऑफ एजुकेशन है वो हम पीछे रहने देंगे। सो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट मैकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी। ये बच्चों ये बैकग्राउंड है ताकि आने वाला जो अभी हम कंटेंट पढ़ेंगे आप उसको इजीली समझ पाओगे। अब आई होप बच्चों आप लिंक कर पाओगे। अब चलो अब कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है। अब आइए मेन हेडिंग पे, मैकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी। द मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन, कब इंट्रोड्यूस की थी बच्चों?
1835 कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1835। किसने? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। याद करने का तरीका क्या है बच्चों इसको? टीबी मैकॉले। टीबी बीमारी तो सबको याद है ना, टी फॉर थॉमस, बी फॉर बेबिंगटन। एक बार फिर से बोल लेते हैं, टी फॉर थॉमस, बी फॉर बेबिंगटन। तो द मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1835 में। कौन लेकर आया था? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लिखा था, जो हमने अभी एक डॉक्यूमेंट देखा था, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट था? मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। तो आई होप आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा हो कि हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो बच्चों 4 पॉइंट हमें इस पैराग्राफ से मिल चुके हैं। कौन कौन से? देखो, पहली तो डेट 1835 की, सेकंड नेम टीबी मैकॉले। किसके समय की बात हो रही है बच्चों? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की बात हो रही है। और फोर्थ क्या है? डॉक्यूमेंट का नाम। डॉक्यूमेंट का नाम क्या है बच्चों? एक बार बता दो। मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। तो ये हो गई 4 बातें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आए हमारी एजुकेशन पे। इनका क्या कहना था? MEP intended to create a class of Indians educated in Western knowledge who would assist the British in administration. तो इनकी जो 2 इम्पॉर्टेंट बातें बच्चों याद रखना, ये क्या लेकर आए थे, एक्चुअल में क्या काम करा था इन्होंने वेस्टर्न करिकुलम जो है वो लेकर आए थे और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया था। ये बच्चों 4 बात और ये 2, आपको ये सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए। जब भी आपको MEP पॉलिसी पूछा जाए ना, मतलब MEP पूछा जाए, तो आपको ये 4-5 चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है? MEP intended to create a class of Indians educated in Western knowledge who would assist the British in administration. तो ये क्या कहते हैं कि MEP जो थी, MEP क्या करना चाहती थी? वो चाहती थी कि एक ऐसा पर्टिकुलर क्लास बनाया जाए जिसको वेस्टर्न नॉलेज दिया जाए, ताकि उनका जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उनको वो असिस्ट कर पाए, हेल्प कर पाए जब उनको ज़रूरत हो। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। ये है बेटा लॉर्ड मैकॉलेज का जो मिनट है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। आई होप यू कैन सी दिस, द पिक्चर इज़ वेरी क्लियर। ये जो शख्स आप देख पा रहे हो ना बच्चों, यही है लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। मतलब पूरे भारत का लेंथ और ब्रेथ, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैंने पूरा घूमा है। एंड आई हैव नॉट सीन 1 person हु इज़ बेगर। मतलब मैंने पूरा भारत घूम लिया, बट भारत में एक भी भिखारी नहीं दिखा, एक भी हमें थीफ नहीं दिखा, चोर नहीं दिखा। हु इज़ थीफ? सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री। मतलब आप सोचो कि हमारी कंट्री कितनी रिच है कि जहाँ पर एक भी भिखारी नहीं दिख रहा, एक भी थीफ नहीं दिख रहा है। सच हाई मॉरल वैल्यूज़, इतने हाई मॉरल वैल्यूज़ हैं इंडियंस के पास, इतनी मेहनत करने की शक्ति है, इतना कैलिबर है उनके पास, दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कॉन्क्वर दिस कंट्री। अब देखो क्या बात हो रही है कि उन्होंने पूरा भारत घूम लिया, एक भी भिखारी नहीं दिखा उनको, एक भी थीफ नहीं दिखा। उन्होंने देखा कि इंडियंस के मॉरल वैल्यूज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कैलिबर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और हम ऐसे भारत को कॉन्क्वर नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके रीढ़ की हड्डी, क्योंकि बच्चों जब रीढ़ की हड्डी होती है ना, मजबूत होती है, तो हम खड़े हो सकते हैं एकदम स्ट्रांगली। अब इन्होंने क्या देखा कि जब रीढ़ की हड्डी को हिला दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? हमारा कल्चर पूरा ख़त्म हो जाएगा, ट्रेडिशंस हमारे ख़त्म हो जाएंगे। अब उसी की बात ये करेंगे, देखो। वी वुड एवर कॉन्क्वर दिस कंट्री अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन विच इज़ हर स्पिरिचुअल बैकबोन। हमारी कौन सी है? स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। एंड देयरफॉर I propose that we replace her old and ancient education, her culture. For if the Indians think that all this that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem,
their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation. अब देखो ये क्या कहता है, रीढ़ की हड्डी इनकी क्या है, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो इनके ट्रेडिशंस है, इनकी जो एंशिएंट नॉलेज है ना, हमें उसको हटा देना चाहिए। हम रिप्लेस करके वेस्टर्न करिकुलम अगर ले आएंगे ना, तो क्या होगा, इंडियंस थिंक दैट ऑल दैट इज़ फॉरेन एंड इंग्लिश इज़ गुड। तो उनके दिमाग में ऐसा डाल दो कि इंग्लिश से बेहतर कुछ भी नहीं है। उनका रहन सहन, खान पीन, सब कुछ, उनका जो कल्चर है ना, पूरा चेंज करके वेस्टर्न कर दो, देयर नेटिव कल्चर, एंड दे विल बिकम व्हाट वी वांट देम। अल्टीमेटली क्या होगा, हम जो चाहते हैं हम वो इनकलकेट कर देंगे और फाइनली हम वो कंट्री को क्या कर देंगे बच्चों, डोमिनेट कर पाएंगे। ये था पूरा मिनट। आप देख पा रहे हो कि कैसी क्या लिखा है इसमें। आगे की तरफ बढ़े बच्चों, अब समझते हैं, हमने जो बैकग्राउंड शॉर्ट में समझा था, अब हम उसको डिटेल में समझते हैं। British education policy in colonial India was initially almost non-existent, as their sole purpose was to make profit through trade and other means। तो ये हमने ऑलरेडी बच्चों पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि ब्रिटिश एजुकेशन जो पॉलिसी थी वो एजुकेशन पे तो ध्यान नहीं देती। उस समय एजुकेशन क्या नॉन एग्जिस्टेंट के टाइम पे ही था, टाइप का ही था, और उनका काम क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो और प्रॉफिट अर्न करो। ग्रेजुअली उनको लगा कि नहीं, अब एजुकेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तो फिर उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग बनाने शुरू किए। और इस इंस्टीट्यूशंस में क्या करवाया जाता था बच्चों, इंडियन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जहाँ पर संस्कृत हो गया, अरेबिक हो गया और पर्शियन लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी। और उस समय की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो क्या बन गई, पर्शियन बन गई। पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज टू। नेक्स्ट देखते बच्चों, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो हमने कहा था was the first concrete step towards modern education in the country. This act set aside an annual sum of 1 लाख रुपीज़, ये याद रखना है, 2 लाख मत लिख देना एग्जाम में, 1 लाख रुपए साइड करना है, किस लिए, एजुकेटिंग द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है, आफ्टर द चार्टर एक्ट देयर वाज अ स्प्लिट अमंग द ब्रिटिश। हमने देखा था ना कि 2 ग्रुप बन गए थे, एक एंग्लिसिस्ट बना था और एक ओरिएंटलिस्ट बना था, उसी की बात हो रही है कि चार्टर के बाद क्या हुआ, एक स्प्लिट हो गया किसमें, ब्रिटिश में, रिगार्डिंग द मोड ऑफ एजुकेशन, कौन सी मोड में पढ़ाया जाए, मतलब इंग्लिश में पढ़ाया जाए या फिर वर्नाकुलर में पढ़ाया जाए। while the orientalist believe that Indians should be educated in their own language and taught in their own subscriptions and text, the other group decided that English education was the best to be imparted। बच्चों ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, आई थिंक आपको ये समझने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। It was in the midst of this that Macaulay landed in India in June 1834 as the president of the General Committee of the Public Instruction। तो हमने देखा कि मैकॉले को बुलाया गया था कि भैया आप आओ और एक ओपिनियन दो। तो वो कब आए थे, 1834 में आए थे, और उनको कौन सी पोजीशन पे डाला गया था, द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, GCPI। इन हिज मिनट ऑन एजुकेशन ही जस्टिफाइड, वो जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे थे ना, और उसमें उन्होंने जस्टिफाई किया, क्या किया, द यूज़ ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू इंडियंस। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि इंग्लिश ही एक माध्यम होना चाहिए पढ़ाने का और वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस को दी जानी चाहिए। ही लैम्पून्ड इंडियन नॉलेज एंड लैंग्वेजेस एंड थॉट देम कम्प्लीटली वर्थलेस। उनका कहना था कि जो इंडियन भाषा है, जो लैंग्वेजेस है, वो एकदम बेकार है, सबसे बढ़िया तो अंग्रेजी ही है। फॉर इंस्टेंस ही सेड ऑफ इंडियन लिटरेचर अ सिंगल शेल्फ। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखो, अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी। एक अच्छी लाइब्रेरी अगर यूरोप की देख लेते हैं, उसकी एक सिंगल शेल्फ, आपने देखते हो ना लाइब्रेरी में बॉक्स बना होता है, उसमें डिफरेंट अलग अलग शेल्फ्स बनी होती है, उसमें बुक्स हम रखते हैं। तो वो कह रहे हैं एक सिंगल शेल्फ कितनी आ जाएगी, 10, 15, 20, 25 बुक आ जाएंगी। उनकी तुलना हमारे पूरे ग्रंथों से कर रहे हैं। अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो एक साइड उनकी शेल्फ की किताबें हो गई कुछ, और इधर हमारी पूरी संस्कृति हो गई, और इनकी तुलना में ये कह रहे हैं ये फिर भी बेटर है। कितनी रद्दी बात हो रही है ये देखो।
फिर क्या बोलते हैं, ही ऑल्सो बिलीव दैट वेस्टर्न साइंस वॉज फार सुपीरियर टू इंडियन नॉलेज। उनका कहना था कि ये जो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो रही है ना, ये कोई काम की पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इनके पास। जो वेस्टर्न साइंस हम पढ़ रहे हैं ना, वो फार बेटर है किससे, इंडियन से। इट इज़ आई बिलीव नो एग्जैजरेशन टू से that all historical information which has been collected from all the books written in Sanskrit language is less valuable। मतलब जितना भी इनके पास ग्रंथ है वो क्या है, less valuable है than may be found in the most paltry abridgment used in the preparatory school। देखो बच्चों कहाँ कंपैरिजन हो रहा है, पूरा संस्कृति और प्रिपरेटरी स्कूल के कंपैरिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी हमारी वेस्टर्न साइंस बहुत ऊपर है। नेक्स्ट देखते बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑफ कोर्स वन मस्ट रिमेंबर दैट देयर वर नॉट जस्ट हिज ओन आइडिया, दीज वर नॉट जस्ट हिज ओन आइडियाज और ओपिनियंस, ही वॉज मेयरली रिटेरेटिंग दैट मेनी इन द वेस्टर्न थॉट। देन मतलब बात क्या हो रही है कि सिर्फ ये उनकी ही सोच नहीं थी, वो वेस्टर्न के जितने भी लोग थे सोच उनकी यही थी कि इंडिया में कुछ भी नहीं है, इंडिया की नॉलेज कुछ नहीं है, ऐसे लोग हैं, ऐसे क्लास ऑफ पीपल रहते हैं, वो सारी उनकी थिंकिंग थी। मैकॉले वांटेड द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी ओनली ऑन इम्पार्टिंग व्हाट। आप एक बार देखोगे बच्चे, दो चीज़ों का जिक्र बार बार होगा, एक वेस्टर्न एजुकेशन का जिक्र, वेस्टर्न करिकुलम का जिक्र, और इंग्लिश लैंग्वेज का इतनी बार होगा कि बच्चों पढ़ते पढ़ते आप रट लोगे इसको। मैकॉले वांटेड द गवर्नमेंट टू स्पेंड क्या, पूरा पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन एंड नॉट ऑन ओरिएंटल एजुकेशन। ओरिएंटल एजुकेशन मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको इम्पार्ट नहीं करना है, उसमें पैसे नहीं देने हैं। He advocated the shutting down of the all colleges where only Eastern philosophies and subjects were taught। तो उनका क्या कहना था कि जहाँ पर भी ईस्टर्न फिलोसफी पढ़ाई जा रही है, जिन जिन कॉलेजेस में, वो सारे के सारे शट डाउन कर दो। He also advocated that the government try to educate only few Indians। उनका क्या कहना था कि कुछ ही इंडियंस को पढ़ाओ, एक पर्टिकुलर क्लास को ही पढ़ाओ, पूरा मास एजुकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आगे क्या करेगा, टीच द रेस्ट ऑफ द मासेस। मतलब क्या, इनको पढ़ाओ, अपर क्लास वाले को पढ़ाओ, ये क्या करेगा, मिडिल को पढ़ाएगा, फिर मिडिल वाला क्या करेगा, लोअर क्लास को पढ़ाएगा। तो अपने हिसाब से स्प्रेड होता चला जाएगा धीरे धीरे, हमें सबको मतलब पढ़ाने पे खर्च नहीं करना है। दिस इज व्हाट कॉल्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। इसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड फिल्टर होके आ रही है। फिल्टर होने का मतलब क्या, गंदगी दूर हो रही है, हम फिल्टर कर रहे हैं, तो ये क्या नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। ही वांटेड टू क्रिएट अ पूल ऑफ इंडियंस हु वुड बी एबल टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड बी लॉयल टू देम। दिस क्लास वुड बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। देखो क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसी क्लास बनानी है जो कि ब्लड से क्या है, खून से क्या है, और रंग से क्या है, भारतीय होंगे, बट उनका जो टेस्ट है, उनके जो ओपिनियंस है, उनके जो मॉरल वैल्यूज़ है, और उनके सोचने का तरीका, इंटेलेक्ट क्या होना चाहिए बच्चों, सबके सब क्या, वेस्टर्न होना चाहिए। Macaulay's proposal were promptly accepted by Lord William Bentinck, but he cleverly deferred its implementation until he was to relinquish his post as governor। तो फाइनली क्या हो गया कि लॉर्ड बेंटिंक ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या है बच्चों, Macaulay's proposals were officially sanctioned in March 35। तो ऑफिशियली कब सैंक्शन किया गया, मार्च 1835 में सैंक्शन कर दिया गया, और 1837 में इंग्लिश को क्या बना दिया गया, कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया, और 1844 में क्या किया गया, जो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट पोस्ट होती थी वो ओपन कर दी गई इंडियंस के लिए, जैसे सिविल पोस्ट वगैरह होती है ना, वो सारी ओपन कर दी गई। लेटर क्या, इसी चीज़ को बढ़ाया किसने, वुड्स डिस्पैच ने बढ़ाया 1854 पे। मैकॉले ऑब्वियसली वन द डिबेट अगेंस्ट द ओरिएंटलिस्ट। तो फाइनली हम देखते क्या है कि दो लोगों पे जो डिबेट चल रहा था, एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट में, तो फाइनली क्या हो गया, मैकॉले जीत गए, मतलब ओरिएंटलिस्ट से एंग्लिसिस्ट जीत गए। इट वुड नॉट बी एन एग्जाजरेशन टू से दैट ही सेट द टोन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फॉर गुड। मतलब बेसिक एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन लाने वाला इंसान कौन है, यही है। In his minute, he had said that a day could come when the vernacular languages would die a natural death। उनका कहना था कि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है वो एक नेचुरल डेथ की तरह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। टुडे
he has been proved wrong. The number of people who use this languages is increasing day by day. मतलब उनकी बात अब गलत साबित होगी, क्यों? क्योंकि आज के डेट में अगर देखोगे तो ये जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो बढ़ती चली जा रही है. इवन आप स्कूल्स में भी देखोगे अब कंपलसरी हो गया, जैसे स्टैंडर्ड 1 से लेकर 5 तक आप वर्नाकुलर मतलब अपनी मदर टंग पे पढ़ाओगे. The literature in these languages is also expanding and evolving. तो हम देख रहे हैं कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी बढ़ रही है और जो हमारे लिटरेचर है वो भी एक्सपैंड हो रहे हैं. He has of course been successful in creating a class of Indians who have taken to the English language enthusiastically. Many in the country use it as a first language, although the number is very small. तो बेसिकली क्या है, देखो बच्चों, बहुत सारे लोग इंग्लिश को फॉलो करते हैं, बट आज के समय में भी देखा जाए तो उनकी गिनती जो है कुछ ही है. It could be argued that moral victory is with the Indians and in this English versus native debate. तो फाइनली क्या है कि मॉरल जो विक्ट्री है इंग्लिश और मतलब इंडियंस की है, वो फाइनली इंडियंस के साथ ही है. Whether Macaulay was able to make Englishmen out of Indians is debatable. बट आज की डेट में भी बच्चों ये देखोगे तो डिबेटेबल टॉपिक ही है. But the English language has been conveniently internalized and altered to such an extent that sometimes it is hardly discerned by the native English. तो बच्चों हमने फाइनली क्या देखा कि MEP पॉलिसी मतलब मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी जो थी बच्चों, हमने देखा कि MEP में वेस्टर्न एजुकेशन की बात ज़्यादा करी गई, इंग्लिश मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन लेकर आए. उन्होंने कहा कि हमारी जो भारतीय लैंग्वेज है या फिर भारतीय संस्कृति है वो बेकार है, वेस्टर्न को बढ़ावा दिया. ये सारी चीज़ें हमने अब डिस्कस कर ली. तो एंटायर पॉलिसी वी हैव डिस्कस्ड. अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, दैट इज़ मेन फीचर्स ऑफ MEP. आई होप बच्चों आप लिंक कर पा रहे होंगे, जो हमने शॉर्ट नोट स्टार्टिंग में पढ़ा था, फिर हमने थियोरी पढ़ी, आप दोनों को लिंक करके पढ़ सकते हो. और फिर हम आगे फीचर्स देखते हैं बच्चों एक एक करके. कितने फीचर्स है टोटल? 10 फीचर्स हैं. फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इनका मस्ट था. फिर वेस्टर्न करिकुलम. नंबर 3 इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, फोकस ऑन यूटिलिटी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. 5th is impact on traditional knowledge system. 6th point is neglect of Indian languages. 7th is social and cultural impact. 8th is role in colonial administration. 9th is westernization of education. And 10th is legacy and continued influence. तो एक एक करके बच्चों हम डिटेल में कवर करते हैं. आइए चलिए फटाफट से. सबसे पहला फीचर क्या है बच्चों? इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. The most significant feature of the Macaulay education policy was emphasis on the English language. So सबसे जो emphasized करा था, अभी तक तो रट गया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही बढ़ावा दिया गया था. इंग्लिश वॉज प्रोमोटेड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो जो प्राइमरी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? इंग्लिश था. पूरे कॉलेजेस एंड स्कूल्स जितने थे सब में क्या यूज़ होता था? इंग्लिश यूज़ होता था. रीज़न क्या था इसके बिहाइंड? कि एक क्लास ऑफ इंडियंस जो हैं वो क्या होंगे? एजुकेट होंगे तो असिस्ट करेंगे ब्रिटिश को इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस. बाय प्रमोटिंग इंग्लिश द ब्रिटिश एम टू फैसिलिटेट व्हाट? ईजियर कम्युनिकेशन. उनकी तो भाषा अंग्रेजी ही थी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को बढ़ावा देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? उनके लिए कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा. एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन एलीट्स इनटू द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? वेस्टर्न करिकुलम. वेस्टर्न करिकुलम की अगर बात करते वेस्टर्न करिकुलम का मतलब क्या है? वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, वो सारी कौन सी? यूरोपियन वाली लेकर आएंगे. अलॉन्ग साइड द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश को तो प्रमोट किया क्या? MEP क्या लेकर आया? करिकुलम लेकर आया. कौन सा करिकुलम? वेस्टर्न साइंसेस, लिटरेचर एंड फिलोसफी. तो वेस्टर्न एजुकेशन को ये प्रमोट कर रहा है, मतलब साइंटिफिक एजुकेशन को ये प्रमोट कर रहा है. सब्जेक्ट्स सच एज मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंसेस, हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर वह प्रायोरिटाइज. तो किसे किसे प्रायोरिटाइज किया गया? मैथमेटिक्स को, मतलब नेचुरल साइंस को, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया. ये सारी चीज़ें क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? हमारे इंडियंस की रिफ्लेक्ट कर रही है? नहीं, यूरोपियन एकेडमिक ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करती है. उनका नॉलेज सिस्टम वो लेकर आए हैं. दिस करिकुलम मेन एम्बिशन क्या था इनका? ये करिकुलम आएगा तो क्या होगा? ये मॉडर्न एजुकेशन देगा, साइंटिफिक एजुकेशन इंडियंस को प्रोवाइड करेगा. तो क्या होगा? जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हो रहे हैं
वो वेस्टर्न के साथ क्या हो जाएंगे, इंटेग्रेट हो पाएंगे, अलाइन हो पाएंगे वो दोनों, ठीक है, मतलब इनकी सोच और उनकी सोच बिल्कुल सेम हो पाएगी, इसीलिए ये काम इन्होंने किया। नेक्स्ट पढ़ते बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट नंबर 3, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो जनरल सी बात है ना बच्चों, जितने जितने स्कूल्स एंड कॉलेजेस बढ़ेंगे उतना इंग्लिश का प्रमोशन ज़्यादा होगा, और वो चाहते क्या थे कि सब जगह इंग्लिश फैल जाए। वही हम पढ़ते, MEP led to the establishment of schools and colleges. MEP led to the establishment of several schools and colleges across India. These institutions were set up to implement what? एक नया जो एजुकेशन सिस्टम लेकर आए उसको इम्प्लीमेंट करो एंड cater to the growing demand for the English medium education. स्कूल्स वर एस्टैब्लिश, डिफरेंट लेवल्स पे स्कूल हो गए थे बच्चों, जैसे प्राइमरी टू सेकेंडरी हो गए थे, और हायर एजुकेशन के लिए क्या था, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस वगैरह होते थे, वेरियस डिसिप्लिन जहाँ पे पढ़ाई जाती है। दिस एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड द ब्रॉडर गोल ऑफ स्प्रेडिंग इंग्लिश एजुकेशन थ्रू आउट द कॉलोनियल इंडिया। तो बेसिकली एक्सपेंशन क्यों हो रहा था, ताकि इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड कर दो पूरे कॉलोनियल इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन यूटिलिटी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। यूटिलिटी का मतलब क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इसमें यूटिलिटी का मतलब क्या होगा बच्चों, यूजफुलनेस, ठीक है। फोकस ऑन यूटिलिटी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, इनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, वो चीज़ें पढ़ाई जाए जो इनको काम आने वाली है और जिसमें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ा सके। Macaulay education policy placed emphasis on the utility and practical knowledge. The curriculum was designed to equip students, मतलब ऐसा curriculum डिज़ाइन किया गया था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइड की जाए और ऐसी नॉलेज दी जाए ताकि उनको आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दिक्कत ना हो, डिफरेंट प्रोफेशंस में वो ईजिली एंटर कर पाए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी उनको मिल पाए। MEP aimed to produce a class of educated Indians who could contribute effectively to the British administration and support colonial economic interest. तो इनका बेसिक एम क्या था कि क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस बनाए who could contribute effectively, किस लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देखो वो पढ़ा क्यों रहे थे, हमारे भलाई के लिए पढ़ा रहे थे, करना ही वो अपना मुनाफा देख रहे थे कि भैया उनको कहाँ काम आ सकता है, इसीलिए उन्होंने एक क्लास को पढ़ाया ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम आसानी से हो सके और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट मिले। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, द इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। क्या इम्पैक्ट है ज़रा देखते हैं। द एम्फेसिस ऑन वेस्टर्न एजुकेशन एंड नेग्लेक्ट ऑफ इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम had a detrimental impact on traditional forms of learning and knowledge in India. This exclusionary approach contributed to the erosion of what? Indigenous knowledge. हमारी जो इंडिजिनस नॉलेज थी इसको क्या कर दे रहे थे, इसको साइड किया जा रहा था, इसको लेस इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा था और प्रमोट किसे किया जा रहा था, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था। ये क्या कह रहे थे, वेस्टर्न करिकुलम लेकर आओ ताकि जो इंडिजिनस नॉलेज है वो क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी। नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अब भारतीय में तो भारत में कितनी सारी लैंग्वेजेस है बच्चों, अब ये क्या कर रहे थे, भारत लैंग्वेजेस को नेग्लेक्ट कर रहे थे और ये कह रहे थे नहीं, जो प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इंग्लिश होना चाहिए। वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसी वाज इट्स नेग्लेक्ट। किसे नेग्लेक्ट कर रहे थे, इंडियन लैंग्वेजेस को, जो इतनी सारी लैंग्वेजेस थी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे बाय प्रमोटिंग व्हाट, इंग्लिश एज अ प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। द पॉलिसी मार्जिनलाइज्ड लोकल लैंग्वेज। मार्जिनलाइज का मतलब क्या, लेस इंपॉर्टेंट, मतलब ये बेकार है ऐसा। The policy marginalized local languages and contributed to the decline of what? ये क्या चाहते थे, चाहते तो यही थे ना कि वर्नाकुलर लैंग्वेज हट जाए, ठीक है, और इंग्लिश को बढ़ा लिया जाए, और ये धीरे धीरे अपना काम कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं बच्चों, हमने क्या देखा था, फिल्ट्रेशन पॉलिसी देखी थी, ठीक है। जब हम फिल्ट्रेशन पॉलिसी देख रहे थे तो हमने क्या देखा था कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी जो थी, एक क्लास को पढ़ाया जा रहा था जो कि अपर क्लास हम कहते हैं, और बाकी जो लोअर मिडिल क्लास और जो लो क्लास वाले लोग थे उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गए पढ़े लिखे, ये हो गए कम पढ़े,
अब ये दोनों के बीच में क्या हो गई, दरार आ गई। ठीक है, अब क्या हो गया, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, अच्छी अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो जाएंगे, और इनके पास तो नहीं हो पाएगा, तो सोसाइटी में आप देख रहे हो गैप होना शुरू हो जाएगा। MEP हैज़ had profound social and cultural implications for Indian society. It created a division between those who received English education and those who did not, often reinforcing social hierarchies based on education and access to opportunity. तो बेसिकली जब दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे, दोनों के एजुकेशन में डिफरेंस आएगा, तो हायरार्की भी तो चेंज होगी ना। हायरार्की क्या है, जो सोशल हायरार्कीज होती है वो तो एजुकेशन के हिसाब से चलेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किसके पास ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा उसी के पास ज़्यादा होगी। ठीक है, सिविल सर्विसेज किसके पास मतलब सिविल सर्विसेज में एंटर करने का चांस किसको मिलेगा, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा उसी को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द पॉलिसी ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड कल्चरल डायनामिक्स बाय प्रमोटिंग व्हाट, वेस्टर्न वैल्यूज़। क्या लेकर आ रहे हैं ये, वेस्टर्न वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं ना, and norms through education, thereby impacting traditional social structures and identities. आप देख रहे हो कि कल्चर में कितना चेंजेस आ रहा है। अब वेस्टर्न कल्चर्स को लेकर आ रहे हो। इंडियन कल्चर जो था, जो इंडियन कल्चर हेरिटेज था, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई हो पाते थे, हमारी कंट्री आइडेंटिफाई हो पा रही थी, वो क्या कर रहे हैं ये लोग, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, द रोल इन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. The policy aimed to create a class of educated Indians who would assist the British administration in the governance. तो इनका काम क्या था, ब्रिटिश को क्या करना, असिस्ट करने के लिए, इसीलिए तो ये पढ़ा रहे थे। इंग्लिश एजुकेशन वॉज व्यूड एज अ मीन्स टू इंटीग्रेट व्हाट, इंडियंस। एक इंग्लिश ही तो रास्ता था किसके इंटीग्रेट करने का, इंडियंस और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो बीच का माध्यम कौन था, अंग्रेजी था, इधर ये इधर वो। नेक्स्ट, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन. द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न करिकुलम एंड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द। वेस्टर्नाइजेशन कैसे होगा, हम इंग्लिश लैंग्वेज ले आए और वेस्टर्न करिकुलम ले आए, तो ऑटोमेटिकली वेस्टर्नाइजेशन तो हो गया ना। दिस प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड व्हाट, जब हम ये सारी चीज़ें ले आएंगे तो डेफिनेटली जो वेस्टर्न वैल्यूज़ है वो भी तो आएंगे ना। वेस्टर्न वैल्यूज़ प्रमोट कर रहे हैं बाय प्रमोटिंग व्हाट, वेस्टर्न वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। इससे क्या होगा, हमारे जो इंडियन वैल्यूज़ है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, द लीगेसी एंड कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस। सांस आ रही है, दिस इज द लास्ट पॉइंट बच्चों। The Macaulay education policy left a lasting legacy on the education system in India. It laid the foundation for modern educational institutions that continue to prioritize English as a medium of instruction. तो अगर हम इसके legacy की बात करें तो इसने अपनी legacy छोड़ कर गया है। इसने क्या है, जो फाउंडेशन है, जो आज हम मॉडर्न एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं उसका फाउंडेशन कौन छोड़ कर गया है, यही तो छोड़ कर गया है। The policy's influence on language, curriculum and educational objectives continue to be debated. तो जो पॉलिसी ने इन्फ्लुएंस लाया है किसके ऊपर, लैंग्वेजेस है, करिकुलम है, और जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो आज भी डिबेट हो रहे हैं, और आज भी हम इस पे बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है एक्चुअली ये आज भी। ठीक है, तो फाइनली बच्चों हम कंक्लूजन पे पहुंच गए। ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट फॉर टुडे, फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर पे। कंक्लूजन फटाफट देख लेते हैं और फिनिश करते हैं ये लेक्चर। कंक्लूजन, द MEP वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न करिकुलम। तो MEP हमने क्या देखा, अब देखो सारे पॉइंट को बच्चों यहाँ पर लिंक कर लो, क्योंकि जब आप लिंक करना शुरू करोगे ना तो ऑटोमेटिकली जितने फीचर्स हैं ना वो अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे। देखो कैसे, फटाफट देखते हैं। MEP वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रमोशन ऑफ, सबसे पहले पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करता है। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, वेस्टर्न करिकुलम लेकर आया। ठीक है, फिर हमने क्या देखे, स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाए, तो देखा ना इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया तो वेस्टर्न करिकुलम आया। और ये सब होगा कहाँ, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में होगा। और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हमें क्या मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इंडियन लैंग्वेजेस को नेग्लेक्ट किया और प्रोफाउंड कल्चरल एंड
सोशल इम्पैक्ट, मतलब ये दोनों पे भी इम्पैक्ट आया। तो ये सारे बच्चों देखो पॉइंट सारे लिंक करें ना, फटाफट याद हो गया हमें। While it aimed to create a class of educated Indians aligned with the British interest, it also sparked debates about language. तो आज भी इस टॉपिक पर डिबेट है कि लैंग्वेज, आइडेंटिटी, एजुकेशनल गोल्स दैट कंटिन्यू टू रेजोनेट इन मॉडर्न इंडिया। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट एमएपी। आप एक चीज़ बच्चों सही कर लेना, जब हम ये पढ़ रहे थे ना मैकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी, दिस इज़ नॉट इनफिल्ट्रेशन, दिस इज़ एक्चुअली फिल्ट्रेशन। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन इनफिल्ट्रेशन, इसको बच्चों सही कर लेना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लिंक करके पढ़ना शुरू कर दो बच्चों, क्योंकि मैकॉले पॉलिसी इज़ वेरी इजी और 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है, भले कोई भी एग्जाम हो। MCQs में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर्स में भी ये पूछे जाते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा पूछा जाए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक छोटा सा पैराग्राफ दे दोगे, जो ये मैंने पढ़ा है ना, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। आप इसी को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना और नीचे सारे के सारे पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।